a jolt and then you'll die. हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम अपना आज का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपवर्तन का। आज हम देखेंगे, हम ऑलरेडी परावर्तन देख चुके हैं और परावर्तन हमने दो सतह से देखा था, एक समतल दर्पण से देखा था और दूसरा गोलीय दर्पण से देखा था। और गोलीय दर्पण से देखने के बाद हमने उसके सारे आरेख नियम देखे और उसमें कितने तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे हमने देखे हैं। आज का टॉपिक है हमारा अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है, आप ये समझो कि जब प्रकाश एक सतह से किसी दूसरे सतह में जब प्रवेश करती है, तो जब प्रवेश करती है तो ये क्या हो जाता है, इसकी जो प्रकाश का जो पथ होता है या रास्ता होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इसी मुड़ने को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। इसी मुड़ने को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये प्रकाश का जो पथ होता है या जो रास्ता होता है वो मुड़ता ही क्यों है? सबसे पहला और सबसे भारी सवाल तो यही है। तो भैया मुड़ता इस वजह से है क्योंकि अलग अलग माध्यम में, लेट से मान लो इसको माध्यम एक, ये अगर माध्यम एक है और ये दूसरा आपका माध्यम दो है, तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की गति होने की वजह से या अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होने की वजह से आपका जो प्रकाश का जो पथ होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अब ये क्या है, इसी मुड़ने को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो अब लिख लो कि जब प्रकाश, चाहो तो परिभाषा लिख लो, जहां से हमारे पास परिभाषा इसकी वैसे भी किसी काम की नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश तो वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। उसी मुड़ने को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अब ये मुड़ने का इसका तरीका जो है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो ऐसे हो कि ये लंबवत के क्या हो जाए, लंबवत से सटती हुई जाए, या तो ये लंबवत से कैसी जाए, सटती हुई जाए। या तो ऐसा हो सकता है कि ये लंबवत से क्या हो जाए, दूर जाए, लंबवत से क्या हो जाए, दूर जाए। अरे बोलो। तीसरा ये हो सकता है कि अगर प्रकाश अभिलंब से गुजरे, अगर प्रकाश किससे गुजरे, अभिलंब से गुजरे, तो वो वैसे ही क्या हो जाएगी, चुपचाप चली जाएगी, बिना किसी अपवर्तन की क्या हो जाएगी, पास ऑन हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये चीज समझो कि कब मुड़ती है, कब मुड़ती है अभिलंब की तरफ, और कब अभिलंब से दूर जाती है, और कब बिना अपवर्तित हुए चली जाती है। तो जब आपने गौर से देखा होगा कि जब भीड़ भाड़ वाले इलाके से खाली इलाके में आप जाते हो, आप नॉर्मल अगर आप स्कूटी चलाओगे तो भीड़ भाड़ वाले इलाके से और अगर खाली जगह जाओगे तो आपकी स्कूटी की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्कूटी की चाल बढ़ जाएगी, यानी कि जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हो, जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो आपकी प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है और आप लंबवत से दूर जाते हैं। किससे जाते हैं, लंबवत से दूर जाते हैं। अरे किससे जाते हैं, लंबवत से दूर जाते हैं। तो ये हो गया पहला केस, दूर जाते हैं। और वही क्या होगा कि मान लो आप खाली इलाके से क्या हो गए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओगे तो अपने आप क्या हो जाओगे, लोगों से सटते हो जाओगे और आपकी चाल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ किसकी हम चाल देख रहे हैं, प्रकाश की चाल देख रहे हैं, तो प्रकाश की चाल भी कम हो जाएगी और ये लंबवत से पास से गुजरेगी या लंबवत से सटती हुई जाएगी। कैसी जाएगी ये, लंबवत से सटती हुई जाएगी या लंबवत से पास से जाएगी, जैसे बोलना चाहो वैसे बोलो। लंबवत से सटती हुई जाएगी, लंबवत से पास से गुजरेगी, बस ये लिखो, ठीक है। यहां से ये बात पता लगी। अरे बोलो, इस केस में क्या है, जब अभिलंब से गुजरती है तो अभिलंब से क्या है, बिना किसी अपवर्तित से पास हो जाए, बिना अपवर्तित हुए पास हो जाती है, बिना अपवर्तित की क्या हो जाती है, हाँ पास हो जाती है, बिना अपवर्तित के गुजर जाती है, चली जाती है, ठीक है। अरे कोई तकलीफ इसमें? नेक्स्ट है हमारे पास अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के हमारे पास जैसे परावर्तन के हमने नियम देखे थे, वैसे ही अपवर्तन के क्या है, दो नियम है। पहला नियम, हेडिंग डालो अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम अगर आप देखोगे तो अपवर्तन के नियम दो हैं। पहला ये है कि ये आपका आपतित किरण, ये आपका अभिलंब और ये आपका अपवर्तित किरण, तीनों के तीनों एक ही तल में पाए जाएंगे। तो पहला नियम ये है कि आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब और कौन, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में पाए जाएंगे, तीनों एक ही तल में पाए जाएंगे।
ओके चलो, अरे ठीक है, ये है पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम ये कहता है कि अगर अगर इसको लिख लो, मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ी देर में। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी सतह से किसी कोण पर, मतलब किसी आपके आपतित कोण पर कोई किसी आपतित कोण पर अगर कोई आपतित किरण आई और उससे क्या होगी, कोई परावर्तन होगा, तो उससे परावर्तन कोण उत्पन्न होगा। तो आपका ये बोलता है कि अगर आप साइन ऑफ किसका, आपतन कोण का साइन और परावर्तन कोण का साइन का अनुपात ले लो, तो वो अनुपात क्या आएगा, अचर आएगा। अरे वो अनुपात क्या आएगा, अचर आएगा। यानी कि साइन क्या नाम है, अपवर्तन कोण का साइन और परावर्तन कोण का साइन वो क्या रहेगा, अचर रहेगा। यानी कि दूसरा नियम को हम स्नेल के नियम भी बोलते हैं, स्नेल नियम भी बोलते हैं। दूसरा लॉ क्या है, स्नेल नियम भी बोलते हैं इसी को। हाँ, तो स्नेल नियम क्या बोलता है, स्नेल नियम ये बोलता है कि अगर लेट्स से ये मान लो ये गया, ऐसे ही आपको और भी भेजोगे तो और ये अलग आएगा I2, तो इसका जो अपवर्तन कोण आएगा वो अलग आएगा। ऐसे ही इसका भी क्या आएगा, अलग आएगा। तो ये I3 और ये R3। तो आपको ये बात बोला गया है इसके अंदर कि जो आप क्या लोगे, अनुपात लोगे साइन का आपतन कोण और परावर्तन कोण का, वो क्या आएगा, अचर। तो साइन ऑफ I1 बटे साइन ऑफ R2 बराबर होगा किसके, साइन ऑफ I1 अपॉन R1, साइन ऑफ I2 बटे साइन ऑफ R2 बराबर होगा किसके, साइन ऑफ I3 बटे साइन ऑफ R3 के। मतलब ये सारी चीजें क्या होंगी, नियतांक होंगी, या फिर आप डायरेक्टली बोल दो अचर होगी। ये सारी चीजें क्या होगी, अचर होगी। और वो अचर बाद में पता लगा कि वो अचर क्या है, आपका अपवर्तनांक है। वो क्या है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक आपका फाइनली मिला साइन I बटे साइन R। ये था आपका अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को हम या तो म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अलग अलग किताबों में एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो किसी में म्यू से किया जाता है। इसको उतार लो, फिर हम आज के आगे बात करते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए अब अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास अपवर्तनांक। अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। कौन सा बेटा, यस, अगला टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, गौर से देखो कि अभी हमने जो देखा कि म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। तो जो म्यू था वो क्या था, अचर था, नियतांक था। तो नियतांक हमारे पास दो तरीके के होते हैं, नियतांक हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कोई भी नियतांक हो जाए वो दो तरीके के होता है। एक ऐसा नियतांक जो किसी कारक पर निर्भर करता है, किसी कारक पर क्या करता है, निर्भर करता है कि अगर कुछ मतलब अगर कोई कारक बदल गया तो आपका नियतांक भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, या अचर वाली जो आपका मान होगा वो भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और एक ऐसा अचर होता है जो किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता, उसको हम क्या, जैसे हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल G। आपने गुरुत्वाकर्षण में कैपिटल G पढ़ा होगा। ये कैपिटल G क्या होता है, अरे क्या होता है ये किसी भी फैक्टर पर डिपेंड, या किसी भी कारक पर डिपेंड, या किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता है। वैसे लेकिन अपवर्तनांक जो होता है वो ऐसा अचर नहीं होता, ये किसी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है अभी हम बात करते हैं, पहले हम समझते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो अपवर्तनांक बेसिकली क्या है, अपवर्तनांक ना एक वो मात्रा है, अपवर्तनांक वो मात्रक है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में क्या आएगा, बदलाव। तो चाल में कितना बदलाव आएगा, क्या कम होगा या ज्यादा होगा, तो उस चीज का मान कौन बताता है, अपवर्तनांक। कि जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल बदलेगी। तो चाल बदलेगी तो कितनी बदलेगी, कम होगी या ज्यादा होगी। अगर ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है, तो उसकी मात्रा कौन बताएगा, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो परिभाषित होता है, ये परिभाषित होता है अनुपात से। ये किससे परिभाषित होता है, अनुपात से। वो भी किसके, प्रकाश की चाल, वो भी किसके, प्रकाश की चाल निर्वात बटे प्रकाश की चाल निर्वात में, किसके अंदर, निर्वात में, बटे प्रकाश की चाल माध्यम में, प्रकाश की चाल माध्यम में। ठीक है, तो ये होता है आपका म्यू। इसी को हम बोलते हैं म्यू बराबर, प्रकाश की चाल को हम सी से सूचित करते हैं और माध्यम की चाल को हम किससे, वी से। तो आप यहां से भी देख सकते हो कि म्यू जो है
वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? प्रकाश की चाल के। म्यू जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश की चाल के। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब ये है कि अगर चाल अधिक है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, अगर चाल कम है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो ये बात आपको वैसे भी बता दिया है कि म्यू ज्यादा है या अपवर्तनांक ज्यादा है तो चाल क्या होगी? कम होगी। चाल क्या होगी? कम होगी। अगर अपवर्तनांक कम है तो उसकी चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। ये तो पहला, देखो पहला कारक तो ये ऐसे ही मिल गया, अपवर्तनांक का पहला कारक तो चाल ही मिल गया, अपवर्तनांक का पहला कारक तो क्या मिल गया? चाल ही मिल गया। ठीक है, इसको उतार लो। इसके उतारने के बाद अब देखो अगला है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास अपवर्तनांक अगला है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे बोलो। सापेक्षीय। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं सापेक्षीय अपवर्तनांक। बहुत बढ़िया, इसको हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। अब ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक ये कहता है कि इसमें जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, हम कहते हैं क्या कि ये मेरा रिश्तेदार है, मतलब रिश्तेदार में दो लोग आते हैं। वैसे ही सापेक्षीय अपवर्तनांक में दो माध्यम आएंगे। क्या? कितने माध्यम आएंगे? दो माध्यम आएंगे। मान लो कि ये माध्यम नंबर 1 है तो जिसका अपवर्तनांक μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है, तो ये रहा। अब सापेक्षीय अपवर्तनांक को ना हम थोड़ा सा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसका लिखना जरूरी है। ठीक है, इसको लिखकर पढ़ना भी ज्यादा क्या है? जरूरी है। इसको मान लो ऐसे लिखा है μ12, इसका मतलब क्या होता है? एक का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष में। सबसे पहले तो उसको पढ़ना आना चाहिए। पहला का अपवर्तनांक एक का अपवर्तनांक एक का पहले का दूसरे के माध्यम में, दूसरे के हाँ दूसरे के माध्यम में कह दो या दूसरे के सापेक्ष में कह दो, दूसरे के सापेक्ष में। अच्छा, इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं। इसको गणित के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको गणित के फॉर्म में लिखते हैं μ1 बटे μ2। इसको गणित में हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसी को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, और वो क्या है? μ12 ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, μ12 भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से सूचित किया जाता है, लेकिन हाँ इन सब का मतलब क्या है? यही है μ1 बटे μ2। ऐसे ही इसका जस्ट उल्टा होगा, और वो क्या है? μ2 बटे μ21। इसका मतलब क्या होगा? अपवर्तनांक 2 का 1 के सापेक्ष में। इसको गणित के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? गणित के फॉर्म में लिखेंगे μ2 बाई μ1। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ21 μ21 और μ21। आई बात सुने? तो ये सब का मतलब क्या है? अपवर्तनांक 2 का 1 के सापेक्ष में। आई बात सुने? इसको उतार लो। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है कि जब ये है माध्यम 1, ये है माध्यम 2, इस माध्यम 2 एक का अपवर्तनांक μ1 और इसकी चाल v1, इसकी चाल v2। तो अब अगर मैं बोलूं μ1 बाई μ2 क्या होगा, अगर मैं बोलूं μ1 बाई μ2 क्या होगा, तो वो क्या होगा ये बताओ। देखो यहां से हमें पता लग रहा है कि म्यू जो है वो क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है चाल के। तो μ1 बाई μ2 लिखा है, तो ये v1 बाई v2 आएगा या v2 बाई v1 आएगा? v2 बटे v1 आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना। व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या हो जाएगा? v2 बटे v1। ऐसे ही जो अपवर्तनांक होता है वो आपके तरंग दैर्ध्य के भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्ध्य के भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको भी स्टार मार्क करके लिख लो कि जो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्ध्य के भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तरंग दैर्ध्य के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है तो यहां से भी सूत्र में क्या आ जाएगा? λ2 बाई λ1। तो ये एक नया सूत्र बन गया, इसको भी आप याद कर लेना। कोई तकलीफ? पक्का? अब हेडिंग डालो कि वे कारक जिन पर अपवर्तनांक क्या करता है? निर्भर। अच्छा, इससे पहले ये मुझे बताओ कि क्या अपवर्तनांक की कोई क्या नाम है इकाई होगी? अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? बोलो। बोलो जल्दी से।
अपवर्तनांक की इकाई क्या होगी भैया? अपवर्तनांक क्या है? एक अनुपात। अपवर्तनांक क्या है? एक अनुपात। और अनुपात की क्या इकाई होती है? नहीं, अनुपात की कोई इकाई नहीं, तो अपवर्तनांक की भी कोई इकाई नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको उतार लो बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ, सब आ जाएगा, ठीक है। इसी में एक सवाल है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? बताओ। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है। वो कितना होता है? 2.42 या 43, ठीक है ना। कुछ किताबें क्या लिखती हैं? 4.2 लिखती हैं, और कुछ किताबें क्या लिखती हैं? 4.3 लिखती हैं। अब अगला हेडिंग डालो कि वे कारक जिन पर अपवर्तनांक क्या करता है? निर्भर करता है। हीराफाइड क्या कह रहे हो? पता नहीं यार। अगला है हेडिंग, वे कारक जिन पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिस पे अपवर्तनांक क्या करता है? निर्भर। तो सबसे पहला कारक तो यह है कि तापमान। सबसे पहला कारक क्या है? तापमान। कि अगर आप तापमान को बढ़ाओगे तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तापमान होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? अपवर्तनांक के। अपवर्तनांक के, ठीक। यानी कि तापमान बढ़ाने से अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा होता है कि अपवर्तनांक जो होता है वो चाल पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? चाल पर, यानी कि प्रकाश की चाल पर। प्रकाश की चाल पर। और वो भी कैसे? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा देखो कि ऐसी जो आपका क्या है, तरंग दैर्ध्य के पर भी निर्भर करेगा। तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करेगा। तरंग दैर्ध्य गलत लिखा है, ठीक है। इस पर भी निर्भर करेगा, वो भी व्युत्क्रमानुपाती से निर्भर करेगा, ठीक है। और बताओ, और किस पर निर्भर करेगा अपवर्तनांक? और किस पर करेगा? माध्यम पर करेगा। किस पर करेगा? माध्यम की प्रकृति पर करेगा कि माध्यम कैसा है। माध्यम की प्रकृति पर करेगा। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ क्या हैं, आपके कारक हैं जिन पर आपका अपवर्तनांक क्या है? निर्भर करता है। कोई तकलीफ इसमें? पक्का 100%। इसमें दो ही सवाल पूछता है आपसे, म्यू बराबर c/v से और आपके एक स्नेल के नियम से पूछता है। बस यही दो से क्या करता है? सवाल पूछता है। और कोई सवाल इसमें से क्या है? बनता नहीं है, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, क्या? ग्लास स्लैब से अपवर्तन। अगला हेडिंग डालो, ग्लास स्लैब से अपवर्तन। यहां बराबर में करा दे रहा हूं, ग्लास स्लैब से अपवर्तन। ग्लास स्लैब से अपवर्तन। अगर आपको ग्लास स्लैब से अपवर्तन देखना है तो ग्लास स्लैब से अपवर्तन देखो तो ये ऐसे है। इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है या जो मोटाई है वो t है मान लो। तो मान लो ये माध्यम एक है, वो कौन सा है? हवा। ये आपका कांच है जो ग्लास स्लैब कह दो, ठीक है। इसका मान लो म्यू है, ये म्यू ग्लास स्लैब होगा। और ये फिर कहाँ गया? ये फिर हवा है। ये फिर आपका वन ही माध्यम नंबर 1 ये, और ये μ2 है, ठीक। तो मान लो ये रहा आपका लंबवत। प्रकाश ऐसे आने के बाद कैसी जाएगी? अभिलंब की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके विरल से सघन माध्यम में आ रही है। तो विरल से सघन माध्यम, फिर आप इस पे क्या करोगे? अभिलंब ड्रॉ करोगे। तो अभिलंब ड्रॉ करोगे तो क्या जाएगी? ये प्रकाश ये अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब से दूर जाएगी। तो आप गौर से देखो कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ये वाला आपका परावर्तन कोण, ये वाला भी परावर्तन कोण, और ये वाला कहलाता है निर्गत कोण। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये कहलाता है निर्गत किरण। क्या
क्या कहलाता है? ये निर्गत किरण कहलाता है। ठीक, अब इसमें ये समझो कि ये अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, ये अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो प्रकाश ऐसे आ रही थी ये चुपचाप ऐसे चली जाती, लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से, ग्लास स्लैब होने की वजह से ये जो आपका जो प्रकाश की आपतित किरण है वो बिल्कुल क्या हो गई है? समांतर, क्या नाम है आपके? समांतर क्या हो गई है? शिफ्ट हो गई है, या फिर बदलाव, समांतर क्या हो गई? पार्श्व हो चुकी है। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक बदलाव। इसी को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बदलाव या पार्श्विक विस्थापन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक बदलाव बोल दो या पार्श्विक विस्थापन बोल दो। लैटरल डिस्प्लेसमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलते हैं? डी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या बोलते हैं? पार्श्विक बदलाव। पार्श्विक बदलाव कह दो या पार्श्विक विस्थापन कह दो, पार्श्विक विस्थापन कह दो, विस्थापन। कोई तकलीफ? पक्का? तो ये है। इसमें आप ये समझो कि जो ये आपका आपतन कोण होता है वो बराबर होता है किसके? निर्गत कोण के। आपतन कोण बराबर होता है किसके? निर्गत कोण के। इसमें जो सवाल बनता है वो क्या बनता है? आपको 4 चित्र बना देगा, इसमें से कहेगा कि कौन सा चित्र क्या है? सही है। कौन सा चित्र सही है? और वो कैसे पूछेगा? तो वो ऐसे पूछ देगा, वो आपको ऐसे बना देगा, ये कह देगा आई, ये कह देगा R1, ये कह देगा R2 और ये कह देगा E। तो क्या ये सही है? नहीं। तो इसमें I जो है वो गलत बनाया है, E जो है वो गलत बनाया। तो ऐसे ही आपको 4 चित्र बना देगा, उसमें से कोई एक ही चित्र क्या करना होगा? सही मारना होगा। आई बस ने ये चित्र का भी नियम आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर अगला आता है हमारे पास प्रिज्म के द्वारा क्या? अपवर्तन। ठीक है, हेडिंग डालो अपवर्तन, क्या है ग्लास, क्या नाम है? अब अगला डालो प्रिज्म से द्वारा अपवर्तन। उसके बाद करा है। अगला है हमारे पास हेडिंग, वो क्या है? प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। अगर आप प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन देखोगे तो प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन में आप ये देखो कि इसमें ये है आपका प्रिज्म, ये है आपका प्रिज्म। इसमें अगर ये रही आपकी आपतित किरण, इस पर गिरेगा अभिलंब, तो ये जाएगा अभिलंब से सटता हुआ, फिर इसके ऊपर अभिलंब गिरेगा तो और ये जाएगा अभिलंब से दूर। तो ये है आपका क्या? प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। इसमें ये है आपका आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण, ये आपका दूसरा परावर्तन कोण, और ये है आपका निर्गत कोण। तो ये आपका आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण, और ये कहलाता है निर्गत किरण। ये क्या कहलाता है? निर्गत किरण। बिल्कुल आपके उसकी तरह ही है, ग्लास स्लैब वाले की तरह ही है ये। तो ये क्या कहलाता है? निर्गत किरण। इसमें एक चीज पूछता है जिसको हम कहते हैं सब न्यूनतम, न्यूनतम क्या? न्यूनतम विचलन कोण। क्या है? इसमें पूछता है न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका बहुत कम हिस्सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। न्यूनतम विचलन कोण, और ये कहलाता है प्रिज्म एंगल। ये क्या कहलाता है? ये वाला, ये होता है कैपिटल A, जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। ठीक, इसमें आपसे पूछता है न्यूनतम, न्यूनतम क्या? न्यूनतम, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है, तभी हो सकता है जब आपका आपतित कोण किसके बराबर हो? निर्गत कोण के बराबर हो, और आपका R1 किसके बराबर हो? R2 के। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या हो? बराबर हो, तभी आपका क्या होगा? न्यूनतम विचलन कोण होगा। और बाकी प्रिज्म से एक और क्या होती है? घटना होती है जिसका नाम है आपका क्या होती है? विक्षेपण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? विक्षेपण या फिर डिस्पर्जन। विक्षेपण बोल दो, जिसको फिर हम डिस्पर्जन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। वो हम पढ़ेंगे आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में। अभी हम प्रिज्म को यहीं पर खत्म करते हैं। फिर हमारे पास अगला हेडिंग है जिसको हम कहते हैं बेटा प्रिज्म। फिर से देखो कि प्रिज्म फिर से क्या कहता है कि अगर प्रिज्म में ये रहा आपतित किरण, आपतित किरण ये है, ये हवा है, हवा से आपके किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये आपके अभिलंब से सटती हुई जाएगी, अभिलंब से सटती हुई तो जाएगी ऐसे जाएगी,
और क्या है, जब ये हवा विरल क्या नाम है सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर जाएगी। तो ये रहा अभिलंब, तो अभिलंब से दूर जा रही है, तो ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है और फिर ऐसे मुड़ जाती है। ठीक, तो ये चीज क्या है, ये आपका आपतन कोण, ये आपका निर्गत कोण, और ये आपका R1 या R2। इसमें मेनली एक जो सवाल पूछता है वो है न्यूनतम विचलन कोण कब होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण तभी होता है जब आपके आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो और दोनों परावर्तन कोण क्या हो, आपस में बराबर हो। और एक और कंडीशन ये है कि जो आपका ये परावर्तित किरण है वो प्रिज्म के बेस के क्या हो, प्रिज्म के आधार के क्या हो, समांतर हो। प्रिज्म के आधार के क्या हो, समांतर हो, तब भी ये क्या होगा, आपके क्या कहलाएगा, न्यूनतम विचलन कोण होगा। बढ़िया। अगला है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्या नाम है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं कुल आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं हम लोग, कुल आंतरिक परावर्तन। कुल आंतरिक परावर्तन। तो कुल आंतरिक परावर्तन ये तभी संभव है जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। किसमें, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में। कौन, जब कोई प्रकाश, ठीक है, जब कोई प्रकाश के, जब प्रकाश कह दो डायरेक्टली, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तभी आपको कुल आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। और वो कैसे मिलता है वो समझो कि ये मान लो ये है आपका क्या, वो सतह, ये क्या है मान लो ये सतह है, ये सतह है, और ये मान लो सघन माध्यम, ये क्या मान लो सघन माध्यम, सघन माध्यम, और ये मान लो विरल माध्यम, ये मान लो विरल माध्यम। अब प्रकाश कहां जाएगी, सघन से विरल। तो मान लो ये रहा आपका लंबवत, ये रहा प्रकाश, और ये प्रकाश आपकी गई ऐसे, कोई तकलीफ। ये रहा आपका I1 और ये रहा आपका R1, कोई तकलीफ। देखो कुल आंतरिक परावर्तन में जैसे जैसे आप ये आपतन कोण बढ़ाते जाओगे, आपतन कोण बढ़ाओगे तो आपको मिलेगा आपतन कोण बढ़ाओगे आपको मिलेगा कि परावर्तन कोण क्या हो रहा है, थोड़ा सा और झुके जा रहा है। आपका क्या हो रहा है, झुके जा रहा है। तो एक ऐसा कोण होगा जिस पर आपका ये क्या हो जाए, जिसमें आपका अपवर्तित कोण क्या हो जाए, अपवर्तित कोण क्या हो जाए, सतह के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, सतह के समांतर, और अभिलंब के क्या हो जाए, लंबवत, अभिलंब के लंबवत हो जाए और सतह के समांतर हो जाए, सतह के समांतर और अभिलंब के लंबवत। तो ऐसा कोण जिसमें अपवर्तित कोण क्या हो जाए, अपवर्तित कोण 90 हो जाए, ऐसा कोण जिसमें अपवर्तित कोण 90 हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण या फिर क्रिटिकल एंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो IC होता है आपका क्रांतिक कोण या फिर क्रिटिकल एंगल, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण क्या है, ये वो कोण है जब आपका अपवर्तित किरण सतह के क्या हो जाए, समांतर, और अभिलंब के लंबवत हो जाए, और सतह के समांतर हो जाए, तब उस कोण को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। और जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाती है तब आपका क्या होता है, कुल आंतरिक परावर्तन। तब आपका क्या होता है, कुल आंतरिक परावर्तन। तो ये कोण क्या होगा, ग्रेटर देन IC होगा, ग्रेटर देन IC होगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, कुल आंतरिक परावर्तन। तो जब कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तब क्या होगा, कुल आंतरिक परावर्तन। लिख लो इसमें, जब आपतन कोण
क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तब कुल आंतरिक परावर्तन देखिए, तब कुल आंतरिक परावर्तन होगा। आई बात सुने, कोई दिक्कत? तो यहां से आप देख सकते हो ये चीज। तो अब कुल आंतरिक परावर्तन निकालने का क्या हमारे पास, क्या क्रांतिक कोण निकालने का क्या है, एक सूत्र है, और वो क्या है, म्यू बराबर 1/sin IC। ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। इस सूत्र को याद रखिएगा। यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसी वजह से हीरे का क्रांतिक कोण भी क्या होगा, सबसे कम होता है। तो हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो करीब करीब 20 से 22 डिग्री से 20 से 22 डिग्री होता है। तो बहुत कम डिग्री पर भी क्या हो जाता है, वो आपके कुल आंतरिक परावर्तन होने लग जाता है। इसी वजह से हीरा खूब चमकता है, क्योंकि उसी में कुल आंतरिक परावर्तन होता है बार बार। तो बार बार होने की वजह से हीरा आपका खूब चमकता है। तो ये आपका निकालने का सूत्र हो गया। इसमें आप ये चीज जान लीजिएगा कि जो आपका क्रांतिक कोण होगा वो अपवर्तनांक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। कुल आंतरिक, ये आप क्या दो, साइन ऐसी, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, अपवर्तन हिस्सा समाप्त हो गया है। अब हम अगला हिस्सा करेंगे लेंस, अगले लेक्चर पर इंशाल्लाह। ओके, अगले लेक्चर पर हम क्या करेंगे, लेंस देखेंगे, और लेंस के बाद कुछ बातें करेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, लेंस के बाद आपके लेंस की क्षमता देखेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में क्या हो जाएगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।